हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स। तो आज हम लोग आपका 2 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द सिक्किम। तो सिक्किम से सर क्या न्यूज़ है? सिक्किम के सीएम साहब हैं, ही रीअफर्म्स गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन डेयरी सेक्टर। तो सिक्किम में डेयरी सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए सीएम साहब ने अपना जो कमिटमेंट है उसको रीअफर्म किया है। तो बेसिकली यहाँ पर हम किससे रिलेटेड बात करेंगे? डेयरी सेक्टर इन सिक्किम से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्चुअल जानकारी आप ये देख लीजिए कि अभी सिक्किम में क्या मनाया गया था? ग्वाला डे 2026, ठीक है। व्हाट इज ग्वाला डे? तो ग्वाला डे इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सिक्किम कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड। किस दिन मनाया जा रहा है? तो ये आपका जुलाई 1 को सेलिब्रेट हो रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई आपका जो सिक्किम है, सिक्किम में ग्वाला डे सेलिब्रेट हो रहा है। दैट इज ऑन विच डेट? आपका जुलाई 1, ठीक है। तो ग्वाला डे बेसिकली किसको सेलिब्रेट कर रहा है? ये आपका वहाँ का डेयरी सेक्टर को ही सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ग्वाला रत्न पुरस्कार, ठीक है, ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन एक ग्वाला रत्न पुरस्कार भी स्टार्ट किया गया है। इट वाज कन्फर्म्ड अपॉन अरुण राय ऑफ द पाब्यूनिक मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। स्पेशली अगर आप सिक्किम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्वाला डे कौन से दिन सेलिब्रेट होता है। पहला तो ये पॉइंट। दूसरा, आपका ये जो ग्वाला रत्न पुरस्कार है ये किसको कन्फर किया गया है? इन 2026। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सर। तो सिक्किम की अगर हम बात करें रिगार्डिंग द डेयरी इंडस्ट्री परफॉर्मेंस, तो सिक्किम हैज शोड सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल ग्रोथ। जो यहाँ पर आपका पहले मिल्क प्रोक्योरमेंट पहले कितना था? 68,000 लीटर था, वो कितना हो गया है? फॉर ओवर 71,000 लीटर्स हो गया है, ठीक है। तो किस तरह से माइक्रो इंसेंटिव्स लोकलाइज, वो किस तरह से आपका फायदा पहुंचाते हैं, वो इस रिजल्ट से आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो डेयरी इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव और लिया है कि जो आपका फुल हायर एजुकेशन है, जो भी चिल्ड्रन रजिस्टर्ड ग्वाला फैमिली से बिलोंग करेंगे उनको सरकार क्या प्रोवाइड करेगी? फुल हायर एजुकेशन स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ से पता चलता है हाउ मच द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू बूस्ट द डेयरी सेक्टर इन सिक्किम, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सिक्किम में डेयरी सेक्टर है उससे रिलेटेड क्या क्या ऑपरेशनल चैलेंजेस आ सकते हैं या क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके सॉल्यूशन यानी वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। तो सबसे पहले चैलेंजेस में है आपका हाई अल्टीट्यूड लॉजिस्टिक्स एंड पेरिशेबिलिटी। क्योंकि देखिए मिल्क एक पेरिशेबल आइटम है, बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं कर सकता। तो इस पेरिशेबल आइटम के लिए जो लॉजिस्टिक है वो स्ट्रांग होना चाहिए ताकि टाइम रहते जो आपकी डिलीवरी है वो पूरी हो। और लॉजिस्टिक्स एक बड़ा चैलेंज बन जाते हैं इन ए हाई टेरेन एरिया। तो वहाँ का जो ज्योग्राफी है, टेरेन है, वो एक बड़ा चैलेंज है इस सेक्टर के लिए। दूसरा, आपका फॉडर स्कैरसिटी एंड फीड इन्फ्लेशन। तो आपका जो फॉडर की कमी भी है और महंगाई भी है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है सिक्किम में। तीसरा, आपका लैक्टेटिंग हर्ड जेनेटिक लिमिटेशंस। तो जो लोकल इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स हैं वो आपका कम मिल्क ईल्ड देती हैं, ठीक है। अगर कोई क्रॉस ब्रीड वाली आपकी अगर मान लीजिए वैरायटी है, उसके कंपैरिजन में जो इंडिजीनियस वैरायटी है इट एग्जिबिट्स लो मिल्क ईल्डिंग ट्रेड्स, ठीक है। तो ये एक बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। अब अगर आप सोचो कि सर फिर क्रॉस ब्रीड वैरायटी को यूज करते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो चैलेंजेस होते हैं क्लाइमेट को, तो क्रॉस ब्रीड वाली जो वैरायटी है वो उसको नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं। जो इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली ही इवॉल्व हुई हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर आ जाता है। अब इसको कैसे इम्प्रोवाइज करा जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है? डिसेंट्रलाइज सोलर कोल्ड चेन्स बनाई जाए, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे कोल्ड चेन्स बने दैट विल बी पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, ताकि जो आपका पेरिशेबल आइटम है सबसे पहले तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, न्यूट्रिशनल मैपिंग एंड सिलास डेवलपमेंट किया जाए, यानी कम्युनिटी ड्रिवन फॉडर बैंक्स बनाए जाएं, ठीक है। फॉडर बैंक्स की यहाँ से आप फॉडर कलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह का सॉल्यूशन होना चाहिए। यानी कुल मिला के कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है। उसके अलावा
वैल्यू एडिशन एंड जीआई, तो आपका जो फोकस है सिर्फ रॉ लिक्विड मिल्क पे नहीं होना चाहिए, उसके वैल्यू एडेड ऑर्गेनिक डेयरी पे भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप सिर्फ मिल्क ना सेल करो, आप मिल्क से जो ट्रेडिशनल हिमालयन चुरपी है, चुरपी चीज, उसको प्रमोट करो। ठीक है, ताकि जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। तो इस तरह की चीजें आपको याद होगा, हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि अगर हमें किसी भी सेक्टर को बढ़ाना है तो रेदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन द रॉ प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू एडिशन पे भी हमें साथ ही साथ फोकस करना चाहिए। जैसे आपको याद होगा त्रिपुरा में जो पाइनएप्पल है, उसमें भी हमने सेम इसी तरह की बात बोली थी। तो जब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो करंट अफेयर्स यही आपको हेल्प कर रहा है कि आपने एक तरह की न्यूज़ पढ़ी, दूसरी तरह की न्यूज़ पढ़ी, अब आपको बेसिक आइडिया लग गया कि हाँ इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो मेरे को क्या क्या चीज़ें एग्जाम में बोलनी है या किस तरह के सॉल्यूशंस को प्रमोट करना है। तो कोई भी लोकल एरिया की कोई भी रॉ मटेरियल है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको सिर्फ रॉ मटेरियल को प्रमोट करने की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें वैल्यू ऐड करके उसके अदर जो प्रोसेस प्रोडक्ट्स है उनको भी प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट मिलेंगे आपको कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, द वाइट रेवोल्यूशन या जिसको ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, इट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया into the world's largest milk producer through a 3-tier structure of village, district and state level cooperative federations। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर अंडर द 7th शेड्यूल, एनिमल हस्बेंड्री एंड लाइव स्टॉक प्रोटेक्शन फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट। ये झूठ है, इट फॉल्स अंडर द एनिमल हस्बेंड्री। किस में आता है सर, आपका स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 तो फॉल्स हो गया। दूसरा, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इट वर्क्स एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 एंड 3 करेक्ट होगा, सेकंड विल बी फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम आसाम। तो एएयू साइंटिस्ट रैंक्ड अमंग वर्ल्ड्स टॉप 5% रिसर्चर्स। तो आसाम के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट और प्राइड वाली न्यूज है कि उनके जो साइंटिस्ट हैं दे आर बीइंग रैंक्ड अमंग द टॉप 5% वर्ल्ड रिसर्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोफेसर है उनका नाम क्या है, प्रोफेसर मधुमिता बरुआ। ठीक है, फ्रॉम आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, वो आपका पहुंची हैं अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 5% ऑफ रिसर्चर्स। तो ये एक माइलस्टोन सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया या आसाम के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक इंपॉर्टेंट प्राइड की न्यूज़ है। ठीक है, तो ये आपसे डायरेक्ट आपसे हो सकता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे क्वेश्चन आपसे पूछ ले। चलिए, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी या किस साइंस फील्ड से बिलोंग करती हैं, तो वो आपका एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से बिलोंग करती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में कुछ साइंटिफिक टूल्स होते हैं जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर मार्कर्स, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स to modify living organisms or plant microbe systems to enhance crop productivity, soil resilience and nutritional security। ठीक है, तो ये सब किसके रिगार्डिंग हम बात याद रखेंगे, रिगार्डिंग दिस एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी जिसमें उन्होंने महारत हासिल की है। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम आपका मणिपुर। नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इम्फाल विद ब्लड कैंप, ट्रिब्यूट्स, कॉल्स टू सपोर्ट हीलर्स। देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में डेज एंड डेट्स के भी क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि सर जो नेशनल डॉक्टर्स डे है, तो नेशनल डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट होता है, इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई एवरी ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे नेशनल डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट होता है, 1 जुलाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये 1 जुलाई को ही क्यों सेलिब्रेट होता है, बिकॉज इट commemorates the birth and death anniversary of डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। ठीक है, डॉक्टर बीसी रॉय की जो बर्थ और डेथ एनिवर्सरी है उसकी याद में 1 जुलाई को फिक्स किया गया है एज द नेशनल डॉक्टर्स डे। ठीक है, तो ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो हेल्थ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से किन किन आर्टिकल्स में हमें देखने को मिलती है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं, यानी हेल्थ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जो हमारा आर्टिकल 21 है वो किसकी बात करता है, राइट टू लाइफ।
इसमें कहीं राइट टू हेल्थ नहीं लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करा है राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ भी इंक्लूड होगा। ठीक है, यानी हर एक सिटीजन डिजर्व करता है टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट। जैसे एक हमने कुछ टाइम पहले न्यूज़ डिस्कस की थी जहां पर कुछ एक पर्सन को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं। तो वहां पर भी यही सवाल आया था कि राइट टू लाइफ या में क्या राइट टू हेल्थ नहीं आता है? क्या उसमें उस टाइम उस पर्सन की जान बचाना ज़रूरी था या डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना ज़रूरी था? तो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से इस तरह की चीज़ें आपका आती रहती हैं। तो ध्यान रखेंगे जो राइट टू हेल्थ है वो किसका पार्ट है? राइट टू लाइफ का ही पार्ट है एज पर द जजमेंट्स गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दूसरा अगर हम डीपीएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो जैसे आर्टिकल 38 किसकी बात करता है? सोशल वेलफेयर प्रमोट करने की बात करता है। तो इस सोशल वेलफेयर में हेल्थ सेक्टर को भी प्रमोट करने की बात आती है। नेक्स्ट आर्टिकल 39E, ये तो कहता ही है प्रोटेक्ट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स। एक है आर्टिकल 41 जो कहता है पब्लिक असिस्टेंस ड्यूरिंग सिकनेस। ठीक है, एक है आर्टिकल 47 जो क्या कहता है इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एज अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो दीज आर द डीपीएसपीज दैट आर रिगार्डिंग द हेल्थ। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द राइट टू हेल्थ इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट टू हेल्थ इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन एज अ फंडामेंटल राइट। नहीं सर, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, है ना, बट इट इज कंसीडर्ड अंडर आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है आर्टिकल 21 टू इंक्लूड द राइट टू हेल्थ। बिल्कुल सही बात है। पब्लिक हेल्थ किस में आता है? आपका स्टेट लिस्ट में आता है। बिल्कुल सही बात है। तो 2 और 3 इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम मेघालय। तो सोहरा मॉन्स इज इंडस्ट्रियल प्राइड एज MCCL स्टोरी एंड्स। ठीक है, तो सोहरा आपका मेघालय में एक इंडस्ट्री थी MCCL नाम से सोहरा में, तो वो अभी शट डाउन हो रही है, उसी के रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। ठीक है, तो MCCL मतलब ममलू शेरा सीमेंट लिमिटेड। ठीक है, तो सीमेंट की इंडस्ट्री थी, सरकारी इंडस्ट्री थी। इट इज़ द मेघालय ओल्डेस्ट PSU। ठीक है, तो ये क्या है सर? आपका मेघालय के ओल्डेस्ट PSU है, वो अभी शट डाउन हो रही है। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि क्या क्या रीजंस है कि भाई ये शट डाउन आपका हो रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये बनी कब थी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द अर्ली 1960s। तो कब ये बना था? ये आपका इंडस्ट्री बनी थी MCCL इन 1960s। ठीक है, फिर बाद में जब मेघालय सेपरेट स्टेट बन गया 1972 में, तो इट रिमेन द गवर्नमेंट्स ओनली सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, पहले जब ये बना था एट दैट टाइम द टेरिटरी वाज पार्ट ऑफ आसाम। फिर 1972 में मेघालय जब अलग स्टेट बना तो इट वाज द मेघालय गवर्नमेंट्स ओनली सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब हम बात कर लेते हैं सर व्हाट वर द रीजंस कि ये इसमें आपका डिक्लाइन होने का। तो सबसे पहली बात तो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम तो ये हुआ कि MCCL ने टाइम के साथ अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज नहीं किया। एक तो पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? दूसरा रीजन कंपटीशन आफ्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। जैसे 1990 से पहले क्या था सर? आपका सरकारी कंपनीज ही डोमिनेट कर रही थी, बाहर की कंपनीज को उतना परमिशन नहीं था। तो जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेट कंपनीज आई, प्राइवेट कंपनीज नया स्किल टेक्नोलॉजी लेके आई, तो उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाई MCCL। ठीक है, तीसरा आपका इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, कि आज के टाइम में जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसको स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स रिक्वायरमेंट होती हैं, तो उनसे कंप्लाई करना थोड़ा सा इंडस्ट्री के लिए क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। तो इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करें तो ये भी एक इकोनॉमिक बर्डन डाल रहा है MCCL पे। ठीक है, और क्या पॉइंट्स थे? पुअर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, तो लगातार आपका ऑपरेशनल लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, ये भी एक रीज़न था। मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी बंद करना पड़ा। नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब अगर आप जो सोहरा है उसके पास बहुत ज़्यादा लाइमस्टोन है। ठीक है, सोहरा के पास लाइमस्टोन भर भर के है, लेकिन
वहाँ मेघालय से अगर वो सीमेंट बन भी रहा है तो मेजर स्टेट्स में ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा चैलेंज आता है। क्यों? मेघालय एक हिली रीजन है, तो ये भी एक बड़ा पॉइंट बन जाता है आपका शट डाउन होने का। ठीक है, अब ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बात करें तो देखो, बिहाइंड एवरी इंडस्ट्रियल क्लोजर आर रियल पीपल, नॉट जस्ट बैलेंस शीट्स। ठीक है, फैमिलीज अपनी स्टेबल इनकम लूज करेंगे, लोकल मार्केट्स आपका डिक्लाइन होंगी, नया जो यूथ है वो नई जॉब की तलाश में जाएगा। तो कम्युनिटीज ने सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं खोया है, दे लूज एन इंस्टीट्यूशन दैट शेप्ड देयर आइडेंटिटी फॉर जनरेशन, जिनके नाम से वो जाने जाते थे कि भाई हाँ ये MCCL में काम करते हैं। तो ये भी एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से हम लॉस देख सकते हैं। ठीक है, अब ये इसके क्लोजर से क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे? एक तो आपका इकोनॉमिक चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है सर? क्लोजर रिड्यूसेस डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दूसरा, रीजनल डेवलपमेंट चैलेंज। ठीक है, तो ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट के पास लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो उस लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक और इंडस्ट्री बंद हो गई तो ऑब्वियसली बात एक चैलेंज बनेगा। तीसरा, लेबर वेलफेयर, तो जो भी वर्कर्स वहाँ काम कर रहे थे उनको माइग्रेट करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, तो उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा। उसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसी चैलेंज है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि भाई आपका जो PSUs स्ट्रगल कर रही हैं उनके साथ करना क्या है, रिवाइव करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, या प्राइवेटाइज करना है, या फिर उसको क्लोज करना है। तो इसके लिए एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी स्ट्रिक्ट बनानी होगी, ताकि अगर कोई PSU लॉस में जा रही है तो उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन लिए जाएं। फिर आपका इन्वायरमेंटल चैलेंज। ठीक है, तो आपकी जो फ्यूचर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, इट मस्ट बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद कंजर्वेशन, पार्टिकुलरली इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज लाइक सोरा। अब नई इंडस्ट्री आएगी, कुछ भी आएगा, तो उसको सोरा का जो इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलराइट सर, ठीक है, तो अब यहाँ पर सर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आप देख सकते हो। द क्लोजर ऑफ ट्रेडिशनल PSUs reflect the changing nature of India's industrial policy, discuss the challenges faced by loss-making PSUs, and suggest measures for ensuring a socially just industrial transition। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा और कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम त्रिपुरा। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज हमारी कहाँ से है सर? त्रिपुरा से। त्रिपुरा में अभी क्या हुआ है, गवर्नर साहब ने एक लाइन बोली है, लेजिस्लेचर्स आर टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आपका वहां पर क्या सेलिब्रेट हुआ था? 63rd फाउंडेशन डे ऑफ द त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली सेलिब्रेट हुआ था। ठीक है, तो उसी मौके पर आपका जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने बोला कि भाई लेजिस्लेचर आर द टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं व्हाट इज दिस टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लेजिस्लेचर सिंबलाइजेज द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेचर क्या, किसका रिप्रेजेंटेटिव है? भारत के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। भारत के लोग जिनको जिनको इलेक्ट करते हैं वो लोग जाके आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और आपका पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, तो ये भारत की सॉवरेनिटी को शो करता है। दूसरा, एथिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो देखो पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, एक पब्लिक सर्विस है। तो ये आपका यहाँ पर किसकी सेवा की जा रही है? जनता की सेवा की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर किस पे फोकस होगा? इस पे फोकस होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे, इंटीग्रिटी पे, सिविलिटी पे, ना कि पावर की होड़ पे। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो देखो हेल्थी डेमोक्रेसी किस पे रहती हैं? दे थ्राइव ऑन इन्फॉर्म्ड डिबेट रेदर देन कन्फ्रंटेशन। तो आपका डेमोक्रेसी तब सक्सेसफुल है जहां पर डिबेट्स होती हैं, नेगोशिएशंस होती हैं, बातचीत होती है, इंक्वायरी होती है, ना कि सिर्फ फैसला होता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के लिए ये बेस्ट है। तो और लेजिस्लेचर एक ऐसी प्लेस है जहां पर अपोजिशन, रूलिंग पार्टी सब आपस में मिलके बैठते हैं, एक आपस में कंसेंसस बनता है, आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं। तो ये एक हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी को भी दर्शाता है। नेक्स्ट, हम बात करें ह्यूमन पर्सपेक्टिव से तो देखो जो कोई भी डिस्कशन हो
आपका लेजिस्लेटिव में वो किसको इफेक्ट करता है? एक आम इंसान को इफेक्ट करता है, एक फार्मर को इफेक्ट करता है, एक वर्कर को इफेक्ट करता है, एक स्टूडेंट को इफेक्ट करता है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को इफेक्ट करता है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को इफेक्ट करता है। तो आपका गुड लेजिस्लेशन जो लोगों की लाइफ है वो इंप्रूव करता है बियॉन्ड द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेजेस की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 1 स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 168। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर की बात आई है तो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कौन सा आर्टिकल है? 168 है। ठीक है, और आपका 160 क्या बताता है? कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली की कंपोजिशन से रिलेटेड है आर्टिकल 170। तो ये दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 174 किससे रिलेटेड है? ये गवर्नर को एम्पावर करता है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली को समन करे, प्रोरोग करे या डिसॉल्व करे। हाँ, तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे आर्टिकल 174 एंड 208 के बारे में। तो 174 के तहत गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली बुलाना, डिसॉल्व करना, ये सब काम कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 208, ठीक है, अगर हम बात करें अंडर आर्टिकल 208, ये किस क्या अलाउ करता है? इट अलाउज स्टेट लेजिस्लेचर्स टू फ्रेम देयर ओन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंश्योरिंग ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो वो अपने खुद के रूल्स बना सकते हैं, इसके लिए है आर्टिकल 208। तो ये जो मैंने आपको बताया है आर्टिकल 168, 170 टू 174, 208, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें इस चीज़ को भी देर समझिएगा क्योंकि देखिए होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो एक कोशिश तो ये रहती है कि भाई आपका जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो भी साथ ही साथ कुछ कुछ पार्ट रिवाइज होता चले। तो ये आपको प्लस बून की तरह मिल रहा है कि आप करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ उसमें जो भी आपके स्टैटिक से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी आपके साथ ही साथ कवर होती जा रहे हैं, तो उनका भी फायदा उठाइए। नेक्स्ट आपका 7 शेड्यूल तो हम लोग जानते ही है जो पावर डिवीजन करता है। ठीक है, ये फेडरल लिस्ट तो आपके एग्जाम में पूछता रहता है कि भाई जो फेडरल लिस्ट है वो कौन से शेड्यूल में है? दैट इज 7th शेड्यूल। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आते ही रहते हैं। नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं कल्चरल एंड डेमोक्रेटिक सिग्निफिकेंस। तो आपका जो ये लेजिस्लेचर है इसका एक सिग्निफिकेंस क्या है? कल्चरल एंड डेमोक्रेटिक भी है, क्योंकि देखो इंडिया में जो लेजिस्लेचर्स हैं स्टेट स्पेसिफिक हैं, तो हर एक स्टेट का अपना अलग डाइवर्सिटी है, अपना एक अलग अलग कल्चर है, उसके अकॉर्डिंगली हमें आपका लेजिस्लेचर्स देखने को मिलते हैं। दूसरा आपका डेमोक्रेटिक एजुकेशन का एक सबसे बड़ा ये सोर्स है। फेडरल स्ट्रेंथ को ये हाईलाइट करता है कि स्ट्रॉन्ग स्टेट असेंबलीज क्या करती हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डीपन करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? इनैक्टिंग लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट, स्क्रूटनिंग द एग्जीक्यूटिव, इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं सर, ये किसका काम है? ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। ठीक है, तो सी इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, बाकी सब स्टेट के फंक्शन होते हैं। Next news is from Arunachal Pradesh, restoring power to the people, building a representative democracy in Arunachal Pradesh। ठीक है, इसकी भी बात करते हैं सर। देखिए ये आर्टिकल किसके द्वारा है? बाय बदक योमगाम। It highlights concerns about the growing concentration of political power, frequent defections, weak opposition, and the need to strengthen representative democracy in Arunachal Pradesh। कि पॉलिटिकल पावर किस तरह से स्ट्रेंथन हो रही है, डिफेक्शन आज के टाइम में कितना कॉमन हो गया, कोई भी पार्टी छोड़ के जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आज के टाइम में एक ग्रोइंग कंसर्न बन रहे हैं। इसी पे बादक योमगंज जी ने ये आर्टिकल लिखा है। ठीक है सर, बात करते हैं। ये बात करता है कि भाई डेमोक्रेसी तभी मीनिंगफुल होती है ओनली व्हेन सिटीजंस रिमेन द रियल सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, नॉट मेयरली वोटर्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डेमोक्रेसी का असली मतलब सर तभी निकलता है जब पावर किसके हाथ में? जनता के हाथ में। जब जनता डिसाइड करती है कि भाई गद्दी पे कौन बैठेगा। अगर जनता सिर्फ वोट कर रही है, जिसको गद्दी पे बैठना है वो फिक्स है, एक सिंगल पार्टी से जीता, दूसरी पार्टी पावर में आ गई तो मान लो वो पार्टी चेंज करके फिर सत्ता में पहुंच गया, तो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो जनता अगर किसी पार्टी से नाराज भी है तो भी वो पर्सन तो रिपीट ही हो रहा है,
तो ये शो कर रहा है कि जनता क्या होती जा रही है, धीरे धीरे सिर्फ वोटर बनती जा रही है, उसके हाथ में अथॉरिटी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये आर्टिकल इस तरह की चीजें हाईलाइट कर रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर हम बात करें व्हाट इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो डियर देखो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है, ये वो सिस्टम है जहां पर लोग अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, जहां लोग अपनी सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करते हैं इनडायरेक्टली बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ पर देखो, एक तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो जनता की विल है उसके हिसाब से काम हो। अब जनता हर एक छोटा छोटा फैसला नहीं ले सकती, तो इसके लिए हमने क्या करा, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया, असेंबली में भेज दिया, पार्लियामेंट में भेज दिया, वो हमारे बेसिस पे हमारी विल के हिसाब से डिसीजन लेगा। तो डिसीजन हमारी विल से हो रहे हैं, बट डिसीजन हम नहीं लेके कोई और हमारा रिप्रेजेंटेटिव ले रहा है, तो दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, कोई भी गवर्नमेंट कितनी लेजिटिमेट है, उसकी लेजिटिमेसी किस पे डिपेंड करेगी, ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि वो इलेक्शंस जीत रही है कि नहीं जीत रही है, बट इस बात पे डिपेंड करेगी वो कितना अकाउंटेबल है, गवर्नमेंट कितनी अकाउंटेबल है, गवर्नमेंट कितनी ट्रांसपेरेंट है और कितना रिस्पॉन्सिव है, कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हैं कि अपने सारे अकाउंट्स वगैरह क्लियर बता रही है, क्या गवर्नमेंट जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर रही है। अगर कोई गवर्नमेंट ये सारी चीजें फॉलो कर रही है देन दैट इज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ना कि जस्ट विनिंग इलेक्शंस उसको लेजिटिमेसी देता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इट गोज बियॉन्ड पीरियोडिक इलेक्शंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने पीरियोडिक इलेक्शंस लिख दिया वहीं तक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, उसके भी आगे बहुत कुछ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मैटर करती है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 5 साल में इलेक्शन हो, इसका मतलब ये है कि इलेक्शन मस्ट बी फ्री एंड फेयर। ठीक है, पॉलिटिकल कंपटीशन हो, इफेक्टिव अपोजिशन हो, इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट हो, गवर्नेंस डिसेंट्रलाइज हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो, रूल ऑफ लॉ हो। अगर ये सारी चीजें मैटर बन रही हैं तब हम कहेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ना कि सिर्फ इलेक्शंस होने को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहेंगे। ठीक है, अगर सिटीजन्स अपनी एबिलिटी लूज कर देते हैं पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो जो डेमोक्रेसी है इट ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम बीइंग पीपल सेंट्रिक टू पावर सेंट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर हम बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग, इलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जैसे आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 हमें क्या देता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कोई भी पर्सन अगर 18 ईयर्स से ऊपर का है तो दैट पर्सन कैन वोट इन इंडिया, उसके पास इक्वल पॉलिटिकल वॉइस है। दूसरा एक आर्टिकल है 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, वो हमें क्या देता है सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम सरकार के बारे में जो भी बातचीत करना चाहे आजाद हैं करने के। उसके अलावा क्या है सर, आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और 73rd 74th अमेंडमेंट हमें क्या दे रहे हैं, लोकल बॉडीज दे रहे हैं, लोकल गवर्नेंस दे रहे हैं, जिससे ग्राउंड लेवल की ग्रास रूट की आवाज को सुना जा सके। ठीक है, तो डेमोक्रेसी आवाज सुनने से रिलेटेड ये सारे लॉज हैं। अब ये जो डिफेक्शन है सर, डिफेक्शन के लिए ऑल्दो हमारे पास एक 10 शेड्यूल है जो किससे रिलेटेड है, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की बातें लिखी हैं। 10 शेड्यूल बेसिकली उन कंडीशंस की बात करता है कि विच कंडीशंस विल बी कॉल्ड एज अ डिफेक्शन। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन डिफेक्ट करता है तो ये साबित हो जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, तो उसकी जो कंडीशंस हैं वो आपका 10th शेड्यूल में लिखी गई हैं। नेक्स्ट, यहां पर जो ऑथर हैं वो हाईलाइट करते हैं कि अरुणाचल क्या इश्यूज फेस कर रहा है। पहला इशू अरुणाचल में उन्होंने मेंशन किया है आपका वीक अपोजिशन की, अरुणाचल को क्या रिक्वायर है, एक इफेक्टिव अपोजिशन की। दूसरा उन्होंने इशू फेस जो हाईलाइट किया है फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल डिफेक्शंस, यानी कि जो आपका पॉलिटिशियन से एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं।
तीसरी चीज उन्होंने क्या हाईलाइट की है, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, यानी यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर से ज्यादा कौन डोमिनेट कर रहा है, एग्जीक्यूटिव, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो पर्पज है वो होता है कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर लेजिस्लेटिव डोमिनेट करे। और उन्होंने क्या इश्यूज हाईलाइट किए हैं, और अच्छा अब बात करते हैं कल्चरल सिग्निफिकेंस की। तो अरुणाचल प्रदेश हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग थ्रू कस्टमरी विलेज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के अगर हम कल्चर की बात करें तो यहाँ पर एक कम्युनिटी ड्रिवन डिसीजन मेकिंग इट इज अ पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर फोकस किया जाता है कि आमतौर पर लोगों की राय बने, कलेक्टिव कंसेंसस बने, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, सोशल अकाउंटेबिलिटी हो, लोकल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो, तो इन सारी चीजों को इंक्लूड किया जाए। नेक्स्ट, मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन बिकम स्ट्रॉन्गर बाय इंटीग्रेटिंग दीज पार्टिसिपेटरी ट्रेडिशंस विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। नेक्स्ट, मेंस के क्वेश्चन पे आते हैं। एक मेन से रिलेटेड क्वेश्चन लिखने का ट्राई कीजिएगा। Representative democracy cannot survive on elections alone. It requires continuous accountability and institutional checks. Discuss in the context of contemporary challenges faced by state legislatures in India with suitable examples. Next news is from Nagaland. बात करते हैं सर, IUN launches research on Zoom modernization, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नागालैंड ने एक स्टेट वाइड रिसर्च इनिशिएटिव लॉन्च किया है दैट इज टाइटल्ड इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल झूम कल्टीवेशन, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि झूम कल्टीवेशन को एलिमिनेट किया जाए बट टू इम्प्रूव इट साइंटिफिकली, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो नागालैंड है उन्होंने एक पूरा स्टेट वाइड रिसर्च इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल झूम कल्टीवेशन है उसको साइंटिफिकली कैसे मॉडर्नाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें फोकस किस पर है कि सर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे, डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर किया जा सके, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो, क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रेंथन हो, और जो लाइवलीहुड्स है ट्राइबल कम्युनिटीज का उनको इम्प्रूव किया जा सके विदाउट डिस्टर्बिंग देयर कल्चरल आइडेंटिटी। तो ये सारी चीज़ों पे आपका इस रिसर्च का फोकस है, ठीक है। अब हम सर बात करते हैं व्हाट इज अ झूम कल्टीवेशन। जो झूम कल्टीवेशन इज बेसिकली अ ट्रेडिशनल शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, जो मेनली आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि मान लो किसी एक रीजन में पहले कल्टीवेशन हुआ, ठीक है, तो फिर कुछ टाइम के लिए वो लैंड छोड़ दिया, फिर दूसरे रीजन में गए कल्टीवेशन किया, फिर वो लैंड छोड़ दिया, फिर तीसरे में गए वहाँ किया, फिर वो छोड़ दिया, फिर चौथे में गए। तो इस तरह से शिफ्ट करते हुए रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सालों पहले लैंड कल्टीवेशन किया छोड़ दिया, तो इतना टाइम इसको मिल जाएगा कि ये अपनी फर्टिलिटी दोबारा से रिवाइव कर ले सॉइल, क्योंकि हर कल्टीवेशन के साथ कुछ ना कुछ फर्टिलिटी डाउन होती है सॉइल की। तो अगर कल्टीवेशन के बाद इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए तो ये कुछ टाइम में अपनी फर्टिलिटी क्या करेगा, कुछ सालों में रिवाइव कर लेगा। तो दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी तक हम लोग ये आपका इसमें डिस्कस करते हुए आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। झूम कल्टीवेशन इज मच मोर देन एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ये जो कई नागा ट्राइब्स हैं और उससे क्लोजली एसोसिएटेड ट्राइब्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो नॉलेज रिगार्डिंग क्रॉप सिलेक्शन, मेडिसिनल प्लांट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड वेदर प्रेडिक्शन हैज बीन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर, मेकिंग झूम एन इम्पॉर्टेंट रिपोजिटरी ऑफ इंडिजीनियस इकोलॉजिकल विजडम। नेक्स्ट, वाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द फूड सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल हाउस होल्ड्स किस पे डिपेंड करते हैं, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, कि वो जितना कंज्यूम करते हैं उतना ही उसको ग्रो कर रहे हैं, दैट इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी के लिए। क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो जो हेल्दी फॉरेस्ट हैं तो वो किसकी तरह काम करते हैं, एज अ सिंक, कार्बन सिंक, ठीक है। तो झूम प्रैक्टिस क्लाइमेट को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती हैं, साथ ही साथ जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं जो इस पे ही डिपेंड कर रहे हैं उनको हेल्प करने के अलोंग साइड, ठीक है।
बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, तो अगर झूम कल्टीवेशन को सस्टेनेबली मैनेज किया जाए तो यहाँ पर हमें जो एंडेमिक फ्लोरा फोना है, एंडेमिक क्या होता है, जैसे एक वर्ड होता है पैंडेमिक, पैंडेमिक मतलब पूरे थ्रू आउट द ग्लोब, एंडेमिक मतलब कोई एक ऐसा स्पीशी जो एक लोकल एरिया में ही पाया जाता है। तो कोई भी एक स्पेसिफिक स्पीशी फ्लोरा या फोना अगर कि किसी लोकल रीजन में मिल रहा है, लोकल ही रीजन में पाया जा रहा है एक स्पेसिफिक रीजन में, तो दैट इज एंडेमिक। ठीक है, तो यानी ऐसी फ्लोरा फोना जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही पाया जा रहा है, तो इस तरह का कल्टीवेशन उनको भी प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइबल डेवलपमेंट की बात करें तो इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन इंश्योर करेगा कि जो डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं वो ट्राइबल राइट्स कस्टम्स के साथ अंडरमाइन ना हो। ठीक है, जैसा ये रिसर्च में पहले कहा गया था कि इस पे भी फोकस है कि जो भी लाइवलीहुड मिले उसमें कल्चरल आइडेंटिटी को साइडलाइन करके नहीं, कल्चरल आइडेंटिटी भी इंटैक्ट रहे, इसके अकॉर्डिंगली काम करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर, कम्युनिटी सेंटर डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक एग्रीकल्चर मतलब हम लोग साइंटिफिक जो टेक्निक्स है जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री, मिक्स क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉइल कंजर्वेशन, ये सारी प्रैक्टिसेस जो मॉडर्न टेक्निक्स को ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं। बेटर गवर्नेंस यूज कर सकते हैं कि आपका जो यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये सब मिलके कोलैबोरेट करके काम करें। नेक्स्ट आपका सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, तो आपका मार्केटिंग लिंकेजेस को इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि जो भी आपका प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको मार्केट में सेल करके एक अच्छे प्राइस के साथ एक अच्छा लाइवलीहुड भी जिया जा सके। ठीक है, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम आर ऑफन viewed as environmental harmful, yet they contain valuable ecological knowledge. In the light of the International University Nagaland's initiative on ecological modernization of jhum cultivation, discuss how scientific innovation and indigenous wisdom can together promote sustainable development in Northeast India. ठीक है, चलिए इसको अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम मिजोरम। मिजोरम रैंक्स थर्ड इन HPV वैक्सीनेशन एज टॉप स्पॉट। ठीक है, तो मिजोरम की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम ने अनाउंस किया है कि स्टेट नाउ रैंक्स थर्ड इन इंडिया इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HPV वैक्सीनेशन। ठीक है, जो स्टेट है आपका HPV वैक्सीनेशन में किस नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है। ठीक है, और HPV की फुल फॉर्म ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन। ठीक है, HPV की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इस पे डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो मिजोरम एम करता है टू बिकम द नेशनल लीडर इन HPV वैक्सीनेशन कवरेज। तो ऑलरेडी थर्ड नंबर पे है, दैट इज ए प्राउड मोमेंट नॉट जस्ट फॉर आपका मिजोरम, इट इज फॉर द होल नॉर्थ ईस्ट इंडिया की उनका स्टेट नेशनल लेवल पे इतना टॉप लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा HPV के बारे में जानते हैं। तो HPV क्या है, एक ग्रुप है सर, इससे रिलेटेड 200 रिलेटेड वायरस का, जिसमें 40 स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। मोस्ट HPV इन्फेक्शंस डिसअपियर नेचुरली बट सर्टेन हाई रिस्क स्ट्रेन्स स्पेशली HPV 16 एंड HPV 18 दैट कैन कॉज कैंसर्स। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो फुल फॉर्म ही याद रखेंगे। नेक्स्ट, तो वायरस से कैंसर पहले होता है, कैसे बन रहा है सर, सबसे पहले आपका इन्फेक्शन होगा, वायरस बॉडी में एंटर करेगा। ठीक है, एंटर करने के बाद वो आपका कुछ आपका जो टाइप्स हैं वो तो एज इट इज बॉडी में रहेंगे कई सालों तक बिना आइडेंटिफाई हुए, फिर परसिस्टेंट आपका लगातार इन्फेक्शन होता रहेगा, छोटा छोटा इन्फेक्शन लगा रहेगा, इट विल डैमेज द सर्वाइकल सेल्स। फिर प्री कैंसरस चेंजेस आएंगे, जैसे जो आपका सेल्स हैं वो धीरे धीरे एबनॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट इन चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाइकल कैंसर। अगर ये अनट्रीटेड रह गया तो एबनॉर्मल सेल्स क्या बन जाएंगी, मैलिग्नेंट सेल्स बन जाएंगे। मैलिग्नेंट सेल्स मतलब कैंसरियस सेल्स बन जाएंगे आफ्टर सेवरल ईयर्स, फिर ये स्लोली प्रोग्रेस कर जाएगा इन कैंसर फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए, तो अब ह्यूमन वैक्सीनेशन इन इंडिया में हम बात करते हैं तो टारगेट ग्रुप क्या है, जो 9 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप है उसमें ये वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है।
सम प्रोग्राम्स ऑल्सो इंक्लूड बॉयज टू रिड्यूस ट्रांसमिशन। ठीक है, इंडिया की अप्रोच क्या है? तो आपका धीरे धीरे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में ग्रेजुअली इंटीग्रेट करना है। सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग मिजोरम हैव लॉन्च लार्ज स्केल वैक्सीनेशन ड्राइव्स। तो स्कूल बेस्ड वैक्सीनेशन, कम्युनिटी अवेयरनेस, इन पे हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाना है, सर्वाइकल कैंसर के केसेस को रिड्यूस करना है और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, नेक्स्ट, वाई इज मिजोरम परफॉर्मिंग वेल? तो इसका एक बड़ा रीजन है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, लोगों का इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। दूसरा, हेल्थ अवेयरनेस अच्छा है मिजोरम के लोगों में। तीसरा, एफिशिएंट लास्ट माइल डिलीवरी, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत एफिशिएंटली लास्ट माइल मतलब रिमोट लोकेशन तक इसको पहुंचाया। और क्या है, गवर्नेंस लेसन्स यहाँ से लिए जा सकते हैं, सीखा जा सकता है कि किस तरह से आपका मिजोरम ने ये चीज़ को डन किया, तो बाकी स्टेट्स भी इनसे सीख सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं? वैक्सीनेशन हेजिटेंसी, वैक्सीन हेजिटेंसी। जैसे कई लोग क्या होते हैं, वैक्सीन से डरते हैं कि इससे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्या हो जाएगा वैक्सीन से, ये वो। ठीक है, तो हेजिटेंसी जो होती है वैक्सीन के लिए, ये एक बड़ा चैलेंज है लोगों में, यानी अवेयरनेस की कमी जिसको हम कहेंगे। दूसरा, रूरल एक्सेसिबिलिटी। तो वैक्सीन का जो बात हुआ ना, जैसे मिजोरम ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी की, तो ये बाकी स्टेट्स भी जब इसको कर पाएंगे, अर्बन एरियाज के साथ साथ रूरल एरियाज तक भी उसको एक्सेसिबल पहुंचा पाएंगे, तब हम कहेंगे कि हाँ, वैक्सीनेशन प्रोग्राम आपका लास्ट माइल डिलीवरी कर रहा है। दूसरा, जेंडर मिसकम्युनिकेशंस। ठीक है, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि एचपीवी अफेक्ट्स ओनली वीमेन, whereas men also carry and transmit the virus। ठीक है, तो इसको भी समझना पड़ेगा। लिमिटेड स्क्रीनिंग है। ठीक है, तो आपका जो वैक्सीनेशन सिर्फ काफ़ी नहीं होगा, जो अडल्ट वीमेन हैं उनको जो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग है वो भी अर्ली स्टेज पे करवानी चाहिए। दूसरा, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? कि देखो, अवेयरनेस की कमी है तो अवेयरनेस बढ़ाओ, फिर स्क्रीनिंग को बढ़ाओ, हेल्थ प्राइमरी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करो, वैक्सीन्स को अफोर्डेबल बनाओ। ठीक है, और क्या किया जा सकता है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका वे फॉरवर्ड, मतलब जो चैलेंजेस थे वही आपका क्या बन गए, वे फॉरवर्ड बन गए। तो यहाँ से मेंस का क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में बनेगा, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज मोर सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव देन क्यूरेटिव हेल्थ केयर। Discuss this statement in the context of HPV vaccination and India's strategy to eliminate cervical cancer. Suggest measures to improve vaccine acceptance and universal coverage। ठीक है, तो इस आंसर को लिखने का ट्राई कीजिएगा। दैट इज फॉर द डे। तो ये, अगर आपको करंट अफेयर सीरीज अच्छा लग रहा है, इसको प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कर कीजिए। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।